नमस्कार दोस्तों। सिक्का का शास्त्र, मुद्रा शास्त्र, दैट इज नोन एज न्यूमिस्मेटिक्स। न्यूमिस्मेटिक्स और मुद्रा शास्त्र के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हम शुरू से ही देखते हैं कि यूनानी, गुप्तकालीन, कुषाणकालीन बहुत अलग अलग तरह की हमें मुद्राएं या सिक्के हमें मिलते रहे हैं और उनका उस समय की डायनेस्टी और उस समय किंगडम के बारे में बहुत अधिक महत्वपूर्ण जानकारी हमें देते हैं। इन सिक्कों से हमें ना केवल उन शासकों का धर्म पता चलता है, उनका विदेशियों के साथ संबंध, उनके व्यापारिक संबंध और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन इन सिक्कों से हमें पता चलती है। जैसे कि पहले सिक्कों के बारे में कुछ बेसिक बातें कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि सिक्के कैसे महत्वपूर्ण हैं। जैसे कुछ सिक्के जो होते थे जो आहत सिक्के कहलाते हैं। आहत माने जिन पर चोट लगी हो, आहत हुए हो। तो पंचमार्क कॉइन्स, दीज आर नोन एज द पंचमार्क कॉइन्स इन द हिस्ट्री एंड आई विल शो यू सम ऑफ द इमेजेस एज वेल व्हिच आर फर्दर वी विल सी। कुछ इमेजेस आके देखेंगे। आहत सिक्के हैं। इसके बाद सिक्कों को राजाओं के अतिरिक्त व्यापारिक श्रेणियों और निगमों ने भी चलाया। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो सिक्के और मोहरें थी, these were not only started in the mints of the government, rather some big merchants also started these things for their visibility, for their facilities and all। यानी कि पहले आपको पता है बार्टर सिस्टम था। बार्टर सिस्टम क्या होता था कि आपके पास एक गाय है, मेरे पास एक घोड़ा है, तो हमने एक गाय और एक उसका बच्चा देके घोड़ा ले लिया, समथिंग लाइक दैट। हाँ, या 4 बकरी और एक गाय तबादला हो गया आपस में, है ना। तो इस तरह की चीजें होती थी, ट्रांसफर होता था। आपके पास गेहूं है, आपके पास चना है, तो आपने अदला बदली कर ली। बट व्हाट इफ वी डोंट हैव दोज थिंग्स दैट वी नीड एंड समवन अदर नीड ऑल्सो, एंड इट इज फार अवे, बहुत दूर है वो चीज। तो इन सब समस्याओं का हल करने के लिए सिक्कों का, मोहरों का, कीमती धातुओं का प्रचलन शुरू हुआ था पहली बार, जिसमें व्यापारियों ने जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि वो दूर दूर तक जाते थे और वो अपने साथ ये तो था नहीं कि बहुत ज्यादा भेड़ बकरियां, गाय भैंस लेकर जाएं, या जमीन उठाकर ले जाएं। तो उनको क्या किया, उन्होंने कीमती धातुओं को अपने पास रखना शुरू किया, उनको गोल गोल काटना और बनाना शुरू किया। धीरे धीरे राजवंशों ने भी इस प्रक्रिया को समझा और अपनाया और इस तरीके से बार्टर सिस्टम में कमी आई, वस्तु विनिमय में कमी आई और लोगों ने सिक्कों से काम करना शुरू कर दिया। और अब तो आपको पता है कि नोट भी अब बंद होने वाले हैं। प्लास्टिक करेंसी चल रही है, प्लास्टिक करेंसी, इलेक्ट्रॉनिक मनी एंड ऑल। सो हम लोग समझ सकते हैं कि मानव सभ्यता ने कहां से कहां तक विकास कर लिया है। लेकिन बहरहाल हम लोग पढ़ रहे हैं सिक्कों के बारे में, तो सिक्कों के ऊपर चलते हैं। जो आहत सिक्के थे, जिन पर चोट लगी हुई थी, वो पंचमार्क कॉइन्स या आहत सिक्के कहलाते थे। दूसरा मैंने आपको बताया कि व्यापारिक श्रेणियों ने, निगमों ने भी अपने सिक्के चलाए थे। तीसरा मैं आपको बता रहा हूं कि सिक्कों पर कई बार उन लोगों का फोटो बना होता था, उन लोगों का चेहरा बना होता था, उत्कीर्ण होता था जिन लोगों ने उसको लागू किया। तो द किंग ऑफ एनी डायनेस्टी was engraved upon that particular coin or the seal. So it used to denote the power of the king. Sometimes in medieval era we see the खुतबा जो पढ़ा जाता था, सिक्के चलवाना, खुतबा पढ़ना, और ये सब एक प्रचलन था। दिस वॉज ए वे ऑफ शोइंग पावर ऑफ द पर्टिकुलर डायनेस्टी और द पर्टिकुलर किंग। तो इस तरीके से अगर किसी सिक्के पर किसी राजा का चित्र अंकित है, उसके बारे में कुछ लिखा हुआ है, जैसे कि हर्षवर्धन के सिक्कों में हम देखते हैं कि वीणा बजाता हुआ, ठीक है, समुद्रगुप्त जो है वीणा बजाता हुआ, ठीक है। और इस तरीके से हमें बहुत सारे जो हैं अलग अलग समय के अलग अलग राजाओं के चित्र, उनकी इंफॉर्मेशन, और कई बार जिन देवी देवताओं की वो पूजा करते थे, अर्चना करते थे, उनके भी चित्र हमें उन पर दिखाई देते हैं, ठीक है। तो दूसरा जो है, ये जो सिक्के हैं,
सिक्का या जो आप कह सकते हो कि जो मुद्राएं हैं ये आर्थिक गतिविधियों का केंद्र होने चाहिए. दिस शुड बी द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटीज. बट unfortunately they have told us about the political system more of in comparison to the economic history. भारत इतिहास लेखन में एक विशेष कमी रही है कि इसका आर्थिक संश्लेषण, आर्थिक विश्लेषण बहुत ही कम हुआ है ना, बहुत ही रेयरली हुआ. क्योंकि जिस भी तरह की हमें सामग्री मिली है पठन पाठन के लिए, या तो वो धार्मिक स्तर की रही है या वो किसी भी रूप में आर्थिक जो है इतिहास लेखन में वो काम की उतनी नहीं आ सकी, क्योंकि हमने उस तरह का उसका अवलोकन या उससे विश्लेषण नहीं किया. तो ये जो सिक्के हैं वो राजनीतिक इतिहास के बारे में भी हमें जानकारी देते हैं. इसके अलावा ओके, सो वी हैव सम ऑफ द इमेजेस दैट यू कैन अंडरस्टैंड, दैट यू कैन सी. Once again, I am very thankful to Dr. Upinder Singh's book from which I have taken these images. You see, the first image is about the Magad coins, which are silver coins. Magad एम्पायर जो है, आप जानते हैं कि मगध एम्पायर की शुरुआत जो है चंद्रगुप्त मौर्य से भी पहले हो चुकी थी, 606 ईस्वी से पहले. और ये उसी के आसपास के बीच के ये कुछ कॉइन्स होने चाहिए, 300 से 600 के बीच के होने चाहिए ये कॉइन्स, जिसमें जो है आपको इंफॉर्मेशन मिलती है मगध एम्पायर के बारे में, और कुछ उत्कीर्ण भी है ऊपर, है ना. इसके अलावा जो है कौशाम्बी से एक प्राप्त हुआ है लिपि रहित, इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है. कौशाम्बी नामक जगह से मिले हुए कुछ सिक्के टाइप की चीज़ें हैं ये. तो इट मस्ट बी ए सील और ए कॉइन which have its own importance, because sometimes we don't have any information written or engraved upon them, even though we can know so many things from these coins. First, the metal itself says that the mint of that particular area should be, a rich mint or the poor mint. In my viewpoint, if I want to say it like that, कि किसी क्षेत्र में अगर सोना ज़्यादा होगा, पैसे ज़्यादा होंगे, तो आपकी धातु या मुद्रा या आपकी जो मॉनेटरी है वो भी महंगी धातु होगी, यानी सोने या चांदी की होगी. अगर आप उतने रिच नहीं है, आपकी डायनेस्टी, आपका किंगडम उतना रिच नहीं है, तो हल्की मुद्राओं के होंगे, जैसे तांबे के, जस्ते के, टिन के, लोहे के, है ना. तो ये भी पता चलता है. तो इट्स नॉट नेसेसरी ऑलवेज दैट समथिंग और द अदर शुड बी रिटन अपॉन इट. कई बार कुछ भी नहीं लिखा होगा तो भी ये बहुत इंफॉर्मेटिव हो सकता है. इंडो ग्रीक सिक्के भी है हमारे पास. देखिए कि इसमें जो है ये जो चंद्रगुप्त के समय में आपको पता है बहुत सारे जो हैं विदेशी सिकंदर और उससे पहले भी जो लोग हैं आए, सेल्यूकस और ये सब आए, और उसके बाद भी आए. तो उनसे जो राजदूतों से संबंध और दूसरी चीज़ें हम देखते हैं, उसी समय के ये सिक्के भी हमें दिखाई देते हैं, जो कहीं ना कहीं हमें उस समय की जानकारी कुछ ना कुछ देते हैं. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं. तो आगे देखिए कि कुमार गुप्त कालीन सिक्के, ये गुप्त काल के जो सिक्के हैं, यू मस्ट नो अबाउट इट. इन हिस्ट्री दिस इज वेरी डिबेटेबल, बट मेनी हिस्टोरियन कंसिडर दैट गुप्त टाइम पीरियड वाज द गोल्डन एरा ऑफ इंडियन हिस्ट्री. तो भारतीय इतिहास का जो स्वर्ण युग था, उसका एक कारण ये भी था कि इसके सिक्के सोने के थे. सिक्के सोने का होने का मतलब ये हुआ दैट दीज पीपल वर वेरी रिच, they had lots of gold with them and they could use it for multiple purposes, and one of the purposes was to make these gold coins, and they made these gold coins in abundance. बहुत अधिक मात्रा में हमें गुप्त काल के सोने के सिक्के मिलते हैं, और ये सोने के सिक्के अपने आप में बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव. यू कैन सी द इमेजेस एनग्रेव्ड अपॉन देम, and these images, you can see that there is this image of a goddess maybe, और नीचे भी कुछ ऐसा ही है. तो
गुप्तकालीन सिक्कों में हमें देवी देवताओं के चित्र, राजाओं के चित्र और कई बार कुछ और इंफॉर्मेशन भी अंकित मिलती है। कुषाणकालीन सिक्के भी सोने के हमें मिले हैं। कुषाण में कदुल कदफिसेज, विम कदफिसेज, ये जो सिक्के हैं वो विम कदफिसेज नाम का जो शासक था कुषाण काल में 78 एडी के बाद जो आए कुषाण वंश, उस काल के ये सिक्के हैं। तो यू कैन इमेजिन, you can understand the situation after seeing these coins that these are ultimately very important for history writing, and there are many dynasties which could never be known, which could never be written upon if we never find the coins regarding them, concerned to them। यानी कि उनसे रिलेटेड अगर हमें सिक्के नहीं मिलते तो हम कभी भी उनका इतिहास नहीं जान पाते, कभी भी नहीं जान पाते कि उन्होंने क्या क्या अचीवमेंट किए, उनका क्या इतिहास के प्रति योगदान रहा। तो सिक्कों का भारतीय इतिहास लेखन में, खासकर प्राचीन इतिहास लेखन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि जो लेकुना जो हम देखते हैं, जो बीच में गैप है, उसको भरने का काम सिक्के करते हैं। जहां इंस्क्रिप्शंस फेल हो जाते हैं, इंस्क्रिप्शन नहीं मिलते, कुछ डायनेस्टीज ऐसे हैं जैसे जिनमें अभी आपको नाम बताऊंगा मैं उनका, जिनमें केवल सिक्कों पर ही उनका इतिहास लिखा गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के लिए कि सिक्कों का जो अध्ययन है वो बहुत ही गहराई से, बहुत अच्छे से किया जाए। ठीक है, आप आगे देखिए, गुर्जर प्रतिहार कालीन रजत सिक्के। ये रजत का मतलब होता है चांदी, यानी कि सिल्वर कॉइन्स, दीज आर सिल्वर कॉइन्स। तो सिल्वर कॉइन्स भी हमें मिलते हैं इतिहास में, और देख सकते हैं कि इस पर किसी राजा का चित्र अंकित है ऊपर वाले कॉइन पर, और नीचे कुछ चिन्ह बने हुए हैं जैसे धनुष, बाण और इस तरह के चिन्ह। और इसकी जो आकृति है उसको भी आप देख सकते हैं कि एक मुख आकृति टाइप की बनी है, जैसे किसी चेहरे की आकृति होती है ना। तो धनुष, बाण, तीर ये भी कई बार हमें सिक्कों पर मिलते हैं जो किसी खास राजवंश की पहचान होते हैं। यानी कि जैसे आप देखें कि किसी राजवंश ने अपनी पहचान झंडे को या किसी चीज को क्या करता है, वो मछली का चिन्ह बनाता है, कभी कभी क्या होता है शेर का कोई चिन्ह बनाता है, कभी कभी क्या होता है किसी बगुले का या हंस का, कभी कभी किसी और जानवर का कोई सांड का चित्र बनाता है। जैसे हड़प्पा कालीन जो मोहरे हैं हमें उसमें सांड का चित्र बहुत मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट जानवर था उनके लिए। तो जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो आपका प्रतीक है, जो आपकी अस्मिता का प्रतीक है, देयर आर सो मेनी थिंग्स which were engraved and which give us information about that particular era in particular। so हमें इन सिक्कों का न्यूमिस्मेटिक्स शास्त्र के अंदर, सिक्का शास्त्र के अंदर अध्ययन करना चाहिए और गहराई से समझना चाहिए, और भारतीय इतिहास का बार बार पुनर्व्याख्यान होते रहना चाहिए ताकि हमें समझ में आता रहे आगे हो। और दूसरी बात मैं इसमें विशेष रूप से जोड़ना चाहूंगा कि इसका आर्थिक विश्लेषण होना चाहिए। यानी कि हमने इन सिक्कों से इतिहास तो लिखा, लेकिन राजनीतिक सामाजिक इतिहास को अधिक लिखा। अगर हम इनका आर्थिक इतिहास का विश्लेषण करना चाहें, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि कौन से सिक्के का वजन कितना था, इसकी वैल्यू कितनी थी, आज के सेंस में कितनी वैल्यू थी, हाँ, क्या हम किसी और देश की उस डायनेस्टी से इसका कंपैरिजन कर सकते हैं, है ना। जैसे आज डॉलर में होता है कंपैरिजन, हाँ, या फिर सोने में कंपैरिजन होता है, समथिंग लाइक दैट। तो द अदर डे व्हेन आई वाज डिस्कसिंग विद वन ऑफ माय प्रोफेसर, ही सेड टू मी दैट वी लैग बिहाइंड इन दिस रिगार्ड, वेदर इन द मिडिवल इंडियन हिस्ट्री और इन द एंशिएंट हिस्ट्री देयर इज there is nothing, but I mean there is very less work, minuscule work about it, so we should be working upon these things। okay, तो आर्थिक विश्लेषण करना चाहिए। और पल्लव कालीन जो है ताम्र सिक्के हैं, पल्लव वंश के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा, आगे हम पढ़ेंगे। पल्लव काल में जो सिक्के मिल रहे हैं, आप ऊपर का सिक्का देख सकते हैं, इस पर एक सांड जैसी आकृति बनी हुई है, और उसके अलावा जो है नीचे जो है एक चक्रनुमा जो है आकृति बनी है, जैसे अशोक का चक्र है, लगभग उस तरह का कुछ चीजें बनी हुई हैं। तो यू कैन इमेजिन कि सभी डायनेस्टीज के कुछ प्रतीक होते थे, कुछ
चिन्ह होते थे जिनको वो अपने सिक्कों पर। अच्छा, ये दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ सम ऑफ द कॉइन्स एंड टूल्स मे बी, एंड दीज आर सम पार्ट्स ऑफ द पोट्री एंड द सील्स, मोहरे, सिक्के, औजार आदि के टुकड़े हैं, और ये भी मैंने जो है डॉक्टर उपेंद्र सिंह की किताब से ली है। ओके, तो सिक्कों के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पहलू हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। हमने अभी तक काफ़ी बातें कर ली सिक्कों के बारे में, कहाँ कहाँ से कौन से सिक्के मिले, क्या क्या उनका रोल है। अच्छा, अभी कुछ बातें ये कर लेते हैं कि यूनानी और रोम जो इतिहासकार थे, यूनानी और रोम के जो इतिहासकार थे, उन्होंने 4-5 हिंद और यूनानी शासकों का उल्लेख किया। इनको सिक्कों के आधार पर ही इनका पूरा का पूरा जो है इतिहास लिखना संभव हो पाया। यानी कि आप समझ सकते हैं कि यूनानी और रोम के जो इतिहासकार हैं, उन्होंने जिन राजाओं का जिक्र किया था उनके बारे में हम कभी भी ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्राप्त नहीं कर पाते अगर हमारे पास सिक्के नहीं होते। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी कंसीडर coins as an important entity in the archaeological sources. Then we have पांचाल किंगडम, उसमें जो मित्र शासक थे, मालव, योध्या और दूसरे गणराज्य हैं, उसमें भी उनके इतिहास लेखन में भी सिक्कों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। द कॉइन्स एंड सील्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट डाउन द हिस्ट्री ऑफ द महाजनपदास एज वेल। महाजनपदों का समय कब है? 600-700 BC से लेकर 300 BC के लगभग के बीच का समय जो है वो महाजनपदास के उदय का जो है 16 महाजनपदास। और इन 16 महाजनपदास में कुछ महाजनपदों के बारे में जो पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन है वो केवल सिक्कों से पता चलती। अदरवाइज वी हैव नो अदर एविडेंस, लाइक इफ देयर इज एन एविडेंस ऑफ एनी फॉसिल और समथिंग, दैट इज अ फेक वन और दैट इज नॉट ए प्रॉपर वन। ठीक है, मतलब हमें स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं मिलते हैं। सिक्के अगर नहीं होते तो वी कुड नॉट इमेजिन दीज प्लेसेस एंड वी डिड नॉट हैव एनी आइडेंटिफिकेशन। उनका हमें पता भी नहीं चलता, उनका हमें ज्ञान भी नहीं हो पाता। ठीक है, इसके अलावा गुप्त साम्राज्य को जानने के लिए भी सिक्के बहुत जरूरी हैं और बहुत इसमें जो है मददगार साबित होते हैं गुप्त के बाद, क्योंकि आपको पता है, मैंने अभी आपको बताया था कि गुप्त साम्राज्य को कुछ इतिहासकार स्वर्ण युग कहते हैं। तो जब गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया, उसके बाद जो दूसरे राज्य आए, 300 से लेकर 600 का जो समय था, वो जो आफ्टर द गुप्ता पीरियड था, पोस्ट गुप्ता पीरियड जिसे हम कहते हैं, उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें ज़्यादा सिक्कों से नहीं मिल पाती, क्योंकि गुप्त के काल के बहुत सिक्के मिलते हैं हमें, उस टाइम के नहीं मिलते। इससे दो बातें पता चलती है, दैट वन ऑफ द रीजन वाज दीज वर नॉट फाइनेंशियली दैट स्ट्रॉन्ग एज दीज गुप्तन पीपल वर। ठीक है, तो गुप्त साम्राज्य के लोग जितने ज़्यादा धनी थे उतने लोग नहीं थे, इतने सिक्के वगैरह उन्होंने बनाए ही नहीं होंगे। दूसरा, सम ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ दिस एरा आर वेरी डार्क। हमें उस एज के कुछ इतिहासकारों के अनुसार जो है अंधकार युग का पता चलता। अंधकार युग मतलब जिसके बारे में कुछ ज़्यादा खास जानकारी नहीं है ना, क्या क्या चीज़ें हुई हैं। ठीक है, दूसरा, चालुक्य, राष्ट्रकूट, प्रतिहार, पाल, इनके भी हमें बहुत कम सिक्के प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा सिक्कों की कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। व्हाट आर दोज कैरेक्टरिस्टिक्स? अगर हमें एक ही स्थान पर बहुत सारे सिक्के मिल जाते हैं तो हमें यह अनुमान लगाना चाहिए कि दैट एरिया इज पर्टिकुलरली रिलेटेड टू दैट किंग विच इज एनग्रेव्ड ऑन दैट कॉइन। जिन सिक्कों पर किसी राजा का चित्र अंकित है या उसकी कोई इंफॉर्मेशन है और बहुत बड़ी संख्या में वहां पर ढेर मिला है सिक्कों का, तो वी कैन इमेजिन कि निश्चित रूप से इस राजा की टेरिटरी यही होगी, नहीं तो इतने सिक्के एक जगह पर मिलने का कोई सवाल नहीं होता था, है ना। तो ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। इसके बाद
सिक्कों पर यदि कोई तिथि उत्कीर्ण है, यानी कि कोई डेट है, कुछ है, तो हमें उससे टाइम पीरियड का पता चल जाता है। सिक्के पर किसी देवी देवता का चित्र है तो हमें ये पता चल जाएगा कि उस डायनेस्टी के जो राजा रानी हैं या लोग हैं वो किस देवी देवताओं की पूजा करते हैं। जैसे कि गुप्त साम्राज्य में हमें शिव, जैसे मतलब शिव के पुजारी थे लोग, तो शिव की कुछ अवशेष, मतलब कुछ चिन्ह मिले हैं सिक्कों पर, इस तरह की चीज़ें, ठीक है। और दूसरे अलग अलग डायनेस्टीज में अलग अलग देवी देवताओं के चित्र मिलने से पता चलता है कि उनकी किस धर्म में और किन देवी देवताओं में रुचि रही होगी। अच्छा, ठीक है। अगर सिक्के सोने के नहीं है, किसी अन्य धातु के बने हुए हैं, तो पता चल जाता है कि उस राज्य की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी तो नहीं होगी, नॉर्मल होगी, क्योंकि जो कीमती धातु है सोना, उसका प्रयोग ये लोग कम कर रहे हैं, ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट बात जो मैं पहले ही कर चुका हूं कि आर्थिक इतिहास के बोध के लिए सिक्कों का प्रयोग कम हुआ है, जिसके लिए काम होना चाहिए राजनीतिक और सामाजिक इतिहास लेखन में ही सिक्कों का काम ज़्यादा हुआ है। और डॉक्टर टी.डी. कोसाम्बी ने इस विषय में काम किया है और उन्होंने जो है इसमें काफ़ी जो है आगे बढ़त हासिल की। फिर आगे दूसरे विद्वान, अब तो कई सारे खोजें चल रही हैं आधुनिक काल में, तो हम लोग देखते हैं कि कुछ ना कुछ आर्थिक विश्लेषण भी होता रहेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। मूर्तियां भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं। मूर्तियों से जैसे कुषाण काल में, गुप्त काल में, गुप्तोत्तर काल में बहुत सारी मूर्तियां बनाई गई जो कि जनसाधारण की धार्मिक आस्थाओं के बारे में बात करती है। उन मूर्तियों से हमें बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान होता है। एक तो मूर्ति कला का, जैसे गांधार कला शैली, मथुरा कला शैली, दोनों में विशेषताएं अलग अलग हैं। महात्मा बुद्ध की बहुत सारी मूर्तियां आपको मिलेंगी। किन्हीं किन्हीं मूर्तियों में आपको पीछे आभामंडल दिखाई देगा, किन्हीं किन्हीं मूर्तियों में आपको महात्मा बुद्ध के बाल दिखाई देंगे, किन्हीं किन्हीं मूर्तियों में महात्मा बुद्ध आपको लेटे हुए दिखाई देंगे। सो देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ द आइडल्स और द फिगराइंस दैट वी फाइंड इन हिस्ट्री एंड दे डू हैव देयर ओन इम्पोर्टेंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स इन पर्टिकुलर। सो लाइक आप शिव को एक योगी की मूर्ति में भी देखते हैं, हाँ, नॉर्थ इंडिया में कई बार, और साउथ इंडिया में कई बार आप उसको तांडव करते हुए भी देखते हैं उनको, ठीक है। तो वी फाइंड डिफरेंट रेस्पेक्ट ऑफ एनी पर्टिकुलर गॉड्स एंड गॉडेसेस in the form of idols and figurines. Why this happen? This show the culture of that particular place. This show this portray that how these people perceive that particular god in their own atmosphere, in their own perspectives. तो अपने क्षेत्र विशेष में वो किन देवी देवताओं को कैसे अपनाते हैं, कैसे उनके साथ व्यवहार करते हैं, और ये सब चीज़ें होती हैं। तो इन सब चीज़ों का भी मूर्ति निर्माण में जो है विशेष चीज़ है। भरहुत की, बोधगया की, सांची की, अमरावती की मूर्ति में जो है जनसाधारण के जीवन की हमें झलक मिलती है। कई बार इन मूर्तियों के जो मुख मुद्रा है, यानी कि उनके चेहरे का भाव है, उससे भी हमें बहुत इन्फॉर्मेशन मिलती है कि बनाने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है, उस समय का जो भाव है वो क्या है, कल्चर क्या है, आस्था कैसी है। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स विच कैन बी इंटरप्रेटेड by the virtue of these idols or figurines. इन मूर्तियों से हमें बहुत अधिक जानकारियाँ मिलती हैं। और कुषाण काल की जो मूर्ति थी उनमें हमें विदेशी प्रभाव भी मिलता है, यानी कि बाहर की जो मूर्तियाँ हैं उनसे हमें काफ़ी मिलती जुलती है। ये एक चित्र है एंशिएंट टाइम्स का ही। अजंता एलोरा में हमें गुफाओं में हमें दीवारों पर कुछ चित्रकलाएँ मिली हैं उत्कीर्ण की हुई, जो हमें दिखाती हैं एक तो माता और शिशु का, और एक मरती हुई राजकुमारी का चित्र है जो बहुत ही जो है अच्छा है। और हमें उस समय के जीवन की भी झलक मिलती है चित्रकला से। चित्रकला के विषय में एक खास बात यह है कि चित्रकला एंशिएंट टाइम्स की इस समय तक जो शायद कपड़े पर बनी होगी या किसी और चीज़ों पर, वो जीवित नहीं रह पाई, वो डिके हो गई, वो ख़त्म हो गई, क्योंकि इतने समय तक कोई भी कपड़ा या कोई भी इस तरह की चीज़ें नहीं चलती हैं। केवल पत्थर पर जो अंकित चीज़ें हैं, वो भी उत्कीर्ण जो चीज़ें हैं खासकर, वो जो हैं बची रही केवल। लेकिन मिडिवल टाइम्स की अगर हम बात करें, खासकर मिडिवल टाइम्स की, जैसे मुगल एरा की या इससे, वो पेंटिंग्स आज भी हैं एंड दे आर वेरी गुड सोर्स ऑफ हिस्ट्री। तो पेंटिंग्स या चित्रकला
जो मौजूद हैं वो इतिहास लेखन में काफ़ी सहायक हैं। हालांकि एंशियंट टाइम्स की चित्रकलाएं हमें कम मिलती हैं, गुफाओं पर अंकित या इस तरह की चीज़ें कुछ हद तक मिलती हैं। इसके अलावा कुछ अवशेष जो, जैसे कि मैंने आपको ये चित्र पहले भी दिखाया था शायद, मोहरें, सिक्के, औजार, बर्तन, मनके के टुकड़े आदि आदि मानव ने किस प्रकार से प्राकृतिक साधनों का प्रयोग करके अपने जीवन को सुखमय बनाया। हड्डी के औजार, मिट्टी के बर्तन, मकान, खंडर आदि चीजें। और अवशेष खासकर आपको उस समय के काम आते हैं जब मैंने आपको 3 श्रेणियां बताई थी, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल जिसमें हमें कोई इंफॉर्मेशन लिखित रूप में नहीं मिलती, वहां पर केवल आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस काम करते हैं। वहां पर आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में भी क्या मिलता है? अवशेष मिलते हैं, फॉसिल्स मिलते हैं। सो दीज फॉसिल्स और these evidences are very very important to trace out the history of that era. तो इसके अलावा हम देखते हैं कि जो पाकिस्तान में सोन नदी घाटी है वहाँ पर पूरा पाषाणकालीन हड्डियाँ मिली हैं और पत्थरों के जो हैं वो खुरदरे औजारों से पता चलता है कि मानव जो है वो 2 से 4 लाख वर्ष पूर्व वहाँ पर रहता होगा। तो कुछ एरिया जहाँ पर जो अवशेष हैं वो हमें मानव की उपस्थिति का भान कराते हैं, उनका ज्ञान कराते हैं। क्योंकि आप देखिए कि मानव जहाँ भी गया, जिस भी लैंड पर वो गया, अगर वो कोई वर्जिन लैंड है, वर्जिन लैंड मीन्स जो मानव ने नहीं छुई है, जहाँ पर मानव नहीं गया, तो देयर वुड बी नो एविडेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। अगर मानव कहीं भी गया है तो यू वुड डेफिनेटली फाइंड समथिंग और द अदर। अगर वो वहाँ पर चला है, वहाँ पर रहा है, तो वो लकड़ी जलाएगा तो जलने के कुछ ना कुछ अवशेष वहाँ रहेंगे जो कि लाखों सालों तक मिट्टी में दबे रहेंगे और साइंटिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट उनको पा सकते हैं। या कुछ उसने रहने के लिए घर बनाए होंगे या इस तरह की चीज़ें होंगी। तो ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी अंडरस्टैंड दोज थिंग्स। तो पाकिस्तान के सोन नदी घाटी में पूरा पाषाण काल की हमें ये सब चीज़ें मिलती हैं। 6000 साल पहले तक जो है मानव में इतने बड़े परिवर्तन नहीं आए थे। उसने जो आग जलाना सीखा नवपाषाण काल में, पहिए का आविष्कार, उसने उसकी ज़िंदगी बदल दी। उसके प्रमाण हमें मिलते रहे धीरे धीरे। और ये अवशेष जो हैं इन्होंने ही हमें बताया कि कैसे कैसे मानव ने जो है उन्नति या प्रगति की। फिर मृदभांड जो PGW है, पेंटेड ग्रेवेयर्स, और NPGW न्यू पेंटेड ग्रेवेयर्स, और कुछ इस तरह की और भी जो हैं कई सतहों में हमें जो है मृदभांड, मिट्टी के बर्तन मिलते हैं। इसके बारे में जब हम विस्तार से पढ़ेंगे तो वो चैप्टर होगा आपका पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। उसमें हम इन सब चीज़ों के बारे में विशेष रूप से बातें करेंगे कि कैसे कैसे प्राचीन काल के अवशेष जो हैं उस समय को जानने के लिए हमारे लिए सहायक हैं। ठीक है। फिर मोहनजोदाड़ो में 500 से अधिक मोहरें मिली हैं। जो सिक्कों और मोहरों की बातें हमने पहले की हैं, उन मोहरों में आपको पता है कि सांड और बाघ और इस तरह के कई जानवरों के चित्र मिले हैं जो उनकी इम्पोर्टेंस और उनकी जो है आस्था को भी दिखाते हैं। ठीक है। इसके अलावा वैशाली एक जगह है बिहार में जहाँ पर 274 मोहरें मिली हैं, सील्स मिली हैं। और जो गुप्तकालीन की जो अर्थव्यवस्था है, जो श्रेणियां हैं, गिल्ड्स ऑफ दी मर्चेंट्स, जो वहाँ के व्यापारियों की श्रेणियों के बारे में बताते हैं और बहुत सारी इंफॉर्मेशन पता चलती है। तो हमें इन सब चीज़ों से बहुत बहुत ज्ञान मिलता है, मोहरों से, सिक्कों से, हड्डियों से, पत्थरों से, औजारों से, जवाहरातों से। ये सभी के सभी जो हैं कहीं ना कहीं किस चीज़ में आते हैं? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में आते हैं। ठीक है। तो एक अभी के लिए हम यहाँ पर समाप्त करते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे स्मारक और भवन और दूसरी चीज़ें भी। ठीक है। तो आई विल रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब दिस चैनल नेम्ड एज एजुकेटिंग इंडिया अकेडमी, एंड आई विल कम अप विद यू फॉर यू with new videos on several new topics, and we will go on with the ancient Indian history, and some medieval Indian history part will also be done by me that I am passing on. You can comment me and you can write on which topic you want me to make videos on.
So I'm waiting for you. Please like, subscribe and share it as much as you can. Thank you very much.